आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की 21वीं कड़ी में एकत्रित हुए हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि सुरेश सलील जी की मृत्यु हो गई और आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न लेखक अलग अलग पीढ़ियों के उनको लेकर अपनी बात रख रहे हैं। चूंकि सुरेश सलील जी को लेकर हम सभी लोग कहीं ना कहीं भावुक हो उठते हैं और उनके अनवरत रचना कर्म को हम लोग शिद्दत से याद करते हैं। ऐसे में एक दो कमेंट्स आज हम ले लेते हैं। प्रयाग शुक्ल जी ने कुछ एक चित्र आज साझा किए फेसबुक पर और उनके माध्यम से कुछ बातें रखी। तो प्रयाग शुक्ल सुरेश सलील जी को किस तरह याद करते हैं, हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें कि किस तरह से प्रयाग शुक्ल अपनी बात रखते हैं सुरेश सलील जी को लेकर। वे लिखते हैं कि दिनमान के दिनों से लगातार पिछले कई वर्षों तक, एक मिनट समय दें जी। दिनमान के दिनों से लगातार पिछले कोई 50 वर्षों तक सलील जी का जो साथ रहा है, उसमें हर बार की भेंट में कुछ अच्छा जानने सुनने को मिलता था। रुचिकर, विचारपूर्ण, विनोदपूर्ण, गंभीर। हिंदी का कोई न कोई नया पुराना प्रसंग उनको आनंदित करता था और उसका साझा वह आपसे करने को आतुर रहते थे। अपनी भाषा और उसके साहित्य की एक आकुल खबर रखने देने वाले सलील जी को वे सभी लोग मिस करेंगे, जिनकी दिलचस्पी सिर्फ बड़े नामों में ना होकर उन सभी में रहती है जो कभी सक्रिय थे। हिंदी में जिन्होंने अपनी क्षमता भर कभी न कभी कुछ जोड़ा था। छोटे शहरों कस्बों की ओर भुला दी गई चीजों पर वह एक विशेष नजर रखते थे। एक बार एक स्पेनी लेखक से उसका इंटरव्यू करने वाले पत्रकार ने पूछा था, आप पर अपनी भाषा के किन लेखकों का प्रभाव है? उस लेखक का उत्तर था, जब से स्पेनी भाषा बनी है उसमें जिसने भी कुछ लिखा, बोला, कहा, किया है, उन सब का प्रभाव मुझ पर है। यही उत्तर सुरेश सलील जी का होता, जो इसी हिसाब से आचरण भी करते रहे। और आगे भी लिखते हैं, मेरा उनसे संबंध बांग्ला के कारण भी घना हुआ, जिसके साहित्य के भी वह एक प्रेमी पाठक थे और जब तब किसी किताब की या किसी लेखक आदि की याद दिलाते थे। रविंद्रनाथ, नजरुल, जीवनानंद की बातें तो करते ही थे। कविता प्रेमी थे। बहुतेरी चीजें उन्हें कंठस्थ थीं, जिसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण 2007 की हमारी उस टोक्यो यात्रा में भी मिले, जब वह किसी प्रसंग में मुझसे और मंगलेश जी से किन्हीं पंक्तियों का साझा करने लगे थे। रंग प्रसंग और संगना के मेरे संपादन काल में उनका बहुमूल्य सहयोग मिला। सभी कलाओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इस तरह से प्रयाग शुक्ल सुरेश सलील जी को याद करते हैं। मित्रों, आज जो हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर यह कड़ी कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ रचनाकार
लवली गोस्वामी जी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और इसके बाद जो कुछ एक चित्र साझा किए हैं प्रयाग जी ने, उसको भी देखते हैं। लवली जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी जी। और कुछ एक बहुत चित्र इस धन्यवाद। अवसर पर। जी जी, जी आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अशोक जी के बारे में बोलकर मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। जी, शुक्रिया। जो कुछ एक चित्र लवली जी इस अवसर पर प्रयाग जी ने साझा किए, हम उसे दिखला लें यहाँ पर, और उसके बाद आगे हम लोग इस बातचीत को बढ़ाते हैं। क्योंकि लंबी अवधि में कई चीजें घटती हैं, अच्छी बुरी। ये कुछ एक चित्र है मित्रों जो आप देख रहे हैं, जिनमें तमाम लोग हैं। सुरेश सलील हैं, प्रयाग शुक्ल हैं और कई लोग। इनमें आप देख रहे हैं अशोक वाजपेयी भी हैं, गंगा प्रसाद बिमल हैं, मंगलेश डबराल हैं। इन सब की चर्चा जो अभी अपने अपने टिप्पणी में भी प्रयाग शुक्ल कर रहे थे। तो बस यही एक उद्देश्य इन चित्रों को दिखाने का कि इस बहाने हम उनकी स्मृति को नमन कर सकें। और मित्रों, हम लोग लवली गोस्वामी जी को अशोक जी पर सुनेंगे, उसके पूर्व एक और बेहद महत्वपूर्ण कमेंट जो प्रियदर्शन जी की ओर से आया सुरेश सलील जी को लेकर, उसे भी हम सुनते चलते हैं। इसके बाद हम अपनी आज की इस कड़ी में आते हैं। प्रियदर्शन लिखते हैं सुरेश जी को याद करते हुए, वे कहीं नहीं थे, किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष नहीं, किसी पत्रिका के संपादक नहीं, किसी निजी संस्थान के प्रबंधक नहीं, किसी सरकारी दफ्तर के आला अफसर नहीं। वे बस कलमजीवी थे, जीवन भर लेखन और अनुवाद करते रहे, अपनी वाम प्रतिबद्धता के प्रति सजग, लेकिन अतिरिक्त मुखर नहीं। यह उनका सुख भी था, दुख भी। शायद इसलिए वह खूब काम करते रहे, और इसीलिए हिंदी समाज ने कभी उनकी उस तरह सुध नहीं ली जिस तरह वह अध्यापकों, अफसरों और संपादकों के आगे झुका रहा। आत्म प्रचार के खेल से वे अपरिचित रहे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन इस खेल में कभी उनकी रुचि दिखी नहीं। कभी कुछ मित्रों के लिए अतिरिक्त उदार हुए हों तो अलग बात है, लेकिन अपनी सौम्य सजग साहित्यिक यात्रा में वह अपनी तरह से चलते रहे। उनसे मेरा प्रगाढ़ नहीं मगर बहुत पुराना संबंध रहा। संगम पांडे से मैत्री ने इस अव्यक्त आत्मीयता को कुछ बढ़ाया ही। आज मतलब कल की बात है, सुरेश सलील जी की अंतिम विदाई का दिन है। उनको मेरा अनंतिम प्रणाम। तो ऐसे कई कमेंट्स आज हमें इस कम्युनिटी साइट पर देखने को मिले, जिसमें लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद करते रहे। कात्यायनी जी ने भी बेहद भावपूर्ण होकर उन्हें याद किया है। तो इस एकाग्र में इसकी भी चर्चा मुझे लगता है कि अपेक्षित थी, क्योंकि यह एक दुखद घटना हुई, एक बड़ी क्षति हिंदी साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए उनके जाने से। मगर हम लोग उनके लिखे की ओर लौटते रहें, उन्हें बार बार पढ़ते रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी सुरेश जी को लेकर, यही कह सकता हूं। और आज लवली जी को हम सुनते हैं मित्रों, और बेहद प्यारा शीर्षक और अर्थगजिन शीर्षक आज के इस वक्तव्य के लिए उन्होंने दिया है, अर्थ और छवि के बहुवचन में अशोक वाजपेयी। तो वे आज अपने इस वक्तव्य में ऐसे कई पक्षों को रखेंगी जिनसे हम अशोक जी के कुछ और करीब जा सकेंगे। उनके होने के क्या मायने हैं, उनके लिखे के जो अलग अलग आयाम हैं वे किस तरह के हैं, इन सब पर हम लवली जी को सुनेंगे। लवली गोस्वामी जी,
हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मैं अक्सर पॉइंट्स भूल जाती हूँ, इसलिए मैं अपना वक्तव्य लिख कर लाई हूँ और मैं उसे पढ़ने की कोशिश करूँगी और साथ में बीच-बीच में उसमें कुछ जोड़ने की भी कोशिश करूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। अशोक जी वाजपेयी स्वागत। का नाम पहली बार कब सुना याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि जब भी सुना आलोचना के परिप्रेक्ष्य में सुना। बाद की स्मृतियों में इस नाम से जुड़ा एक पदबंध हमेशा याद रहता है और वह है कलावाद। और इसी के साथ कविता के दो महानतम बिंब भी याद आते हैं। पहला बिंब कवि मरियन मूर की कविता पोएट्री का है। उन्होंने कविता को परिभाषित करने के लिए एक अद्भुत बिंब को अपनी कविता में कोट किया है। कोट किया है ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने जिस कविता पोएट्री में यह वाक्य इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने इस वाक्य को डबल कोट्स में लिखा है। मतलब कवि किसी और के विचार का इस्तेमाल कर रही थी। किसके, ये अब तक मेरी जानकारी में जैसा है उसके अनुसार जाना नहीं जा सका है। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर ने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये किसका कोट है, लेकिन अब तक मेरी जानकारी में कोई इसे ढूंढ नहीं पाया है। वह बिंब है इमेजिनरी गार्डन विथ रियल टोड्स इन देम। एन इमेजिनरी गार्डन विथ रियल टोड्स इन देम। ये कविता शीर्षक कविता के अंदर कविता के लिए इस्तेमाल किया गया एक बिंब है। यह कविता की आत्मा पर लिखी गई कविता है। मरियन इसमें कविता में कल्पना और उसके अर्थ को पकड़ने और एक्सप्लेन करने के लिए इस बिंब का इस्तेमाल कर रही है। महानतम कविता इसी काल्पनिक बगीचे की तरह होती है, जहां अर्थों के रूप में विचरने वाले मेंढक असली होते हैं, भले ही वो बगीचा नकली हो। इस वाक्य में कई अर्थों की ध्वनियां हैं। पहली तो यह कि अगर आप अर्थ पूर्णता चाहते हैं तो आपको कल्पना के उपवन को फूलों से सजाना होगा, तभी वहां अर्थ विचरण करने आएंगे। दूसरी यह कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता में अर्थ रहने लगे और साथ ही बहुगुणित भी हो, तो आपको अपने बगीचे को भली तरह मेंटेन भी करना पड़ेगा। कला को इस ऊंचाई पर ले जाने से ही आपका साहित्य अर्थवान हो सकेगा और साथ ही अर्थ बाहुल्यता के आकाश को भी छू सकेगा। भली तरह सजे इस बागीचे में ही अर्थ के मेंढक क्रिया करेंगे। एक जीवित पत्थर की दो पत्तियां रक्ताब, उत्सुक, कांप कर जुड़ गई। मैंने देखा कि मैं एक फूल खिला सकता हूँ। यह अशोक वाजपेयी की पंक्तियां हैं, जैसा कि मैंने याद से पढ़ा। तो हम जानते हैं कि यह कविता अशोक जी ने चुंबन की क्रिया के लिए लिखी है, लेकिन अगर इस अर्थ से थोड़ी आजादी लेते हुए शीर्षक हटाकर आप इसे प्रार्थना के रूप में जुड़े कांपते हाथों की तरह देखें, तो भी हम जानते हैं कि प्रार्थना भी प्रार्थना करने वाले के मन में आशा का एक फूल ही खिलाती है। यही वह अर्थ बाहुल्यता है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही थी। उन्होंने लिखा इसे दो होठों के लिए, लेकिन मैंने इसे देखा दो हाथों के लिए, और कोई किसी और चीज के रूप में भी देख सकता है। तो यह वह दूसरा अर्थ ही है जिसको हम मेढक की तरह पहले इस्तेमाल कर रहे थे, बिंब की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पढ़ने वाले के मन में नई कल्पना को यही एक चीज है जो भरती है। अशोक जी की कविता में यह अक्सर घटित होता है। मैं बहुत से उदाहरणों का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन उनको पढ़ते हुए अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात की सत्यता ज्ञात होगी। यह हुई एक बिंब की बात। अब आप लॉर्ड टेनिसन की द लेडी ऑफ शैलट याद कीजिए। यह आर्थरियन लीजेंड को आधार बनाकर लिखी गई कविता है। लेडी शार्लट एकांत में बहती हुई नदी के एक द्वीप में बने एक महल में अकेली रहती है। आसपास के अधिकतर लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसके सामने एक आईना है और पीछे एक व्यस्त सड़क, जहां से लोग लगातार चलते हुए कैमलॉट यानी मुख्य नगर की तरफ जा रहे हैं। उसके पास बुनाई करने के लिए सामान है और उसे एक शाप मिला है कि वह सीधे दुनिया को नहीं देख सकती। उसे उसके सामने रखे आईने में देखते हुए सड़क पर गुजरते लोगों का चित्रण अपनी बुनाई में करते रहना है। जब तक वह ऐसा करेगी, जीवित रहेगी। जैसे ही वह बाहर देखेगी, उसका शाप फलीभूत होगा और वह मर जाएगी।
लगातार वह बिना रुके बुनाई का काम करती रहती है। टेनिसन के इस आईने में दिख रहे परिवर्तन को आप शैडो ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। मतलब जो वर्ल्ड आपके पीछे चल रहा है, कवि के पीछे चल रहा है, उसका परिवर्तन। और जो लेडी सैलोट इस परिवर्तन को बिना रुके वस्त्र की तरह बुनती जा रही है, आप उसे शैडो ऑफ शैडो समझें। लेडी सैलोट को अचानक आईने में किंग आर्थर के सामंत सर लैंसलॉट दिखते हैं और प्रेम और आकर्षण के भाव से प्रभावित होकर लेडी सैलोट के हाथ से बुनाई छूट जाती है। वह खिड़की की तरफ भागती है सर लैंसलॉट को देखने के लिए और ठीक इसी समय आईने में एक दरार पड़ती है। सांप फलीभूत हो जाता है और कुछ समय बाद लेडी सैलोट मर जाती है। यह जो लेडी सैलोट दुनिया का रिफ्लेक्शन बना रही थी, उसे आप कविता मानिए। बुनाई की तरह कविता एक परछाई की परछाई है। हम जो दुनिया में देखते हैं उसका सीधा परावर्तन कभी कविता नहीं होती। वह हमारे मन में पड़ रहे दुनिया के परावर्तन का परावर्तन है, एक इमेज का इमेज है। उसे लगातार चल रहे एक करघे पर बुनना पड़ता है। आप इस करघे को जीवन भी मान सकते हैं। और जिस समय लिखने वाला कोई मनुष्य यथार्थ के प्रभाव से प्रभावित होकर सीधे खिड़की से झांककर यथार्थ को देखता है, उसी क्षण उसके कवि की मृत्यु हो जाती है। मैं नहीं जानती कलावाद जैसे शब्द या अवधारणा की सर्वमान्य परिभाषा क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर किसी भी कवि ने खिड़की से झांककर सीधे दिखे यथार्थ को कविता में यथावत रखने की कोशिश की, तो उसका कवि उसी समय मर जाएगा। जब अशोक वाजपेयी अपने बाल सखा के बारे में कहते हैं कि एक पीला पुराना दिन अचानक मिला, या फिर यह कि खरगोश अंधेरे में धीरे धीरे कुतर रहे हैं पृथ्वी को ढोकर धीरे धीरे ले जा रही है चिट्ठियां। एक अधपके अमरूद की तरह पृथ्वी को हाथ में लेकर खड़ी है मेरी बेटी। तो आप यह जान जाते हैं कि पीला दिन कौन है, ये खरगोश कौन है, ये चींटियां कौन है। यह टेनिसन की नायिका का बनाया हुआ सुंदर वस्त्र है। और आप यह भी जान जाते हैं कि यह वस्त्र अब तक बिना रुके बुना जा रहा है। अशोक वाजपेयी कभी अपने कवि को मरने नहीं देते। वे कभी थकते नहीं हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। एक व्यक्ति की तरह वे अपनी पूर्ण गरिमा में हम युवाओं के जितने मित्र जैसे रहे हैं, उतने ही संरक्षक और मार्गदर्शक रहे हैं। जहां उनकी कविता के प्रकाश में हमने अपनी कविता को देखा है, वहीं उनके सच्चे लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के प्रकाश में अपने विरोधियों और आलोचकों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना सीख पाए हैं। उनसे हमने अपनी सहमतियों और असहमतियों दोनों के बारे में बात की और हर क्षण उन्हें उतना ही लोकतांत्रिक और अविचलित पाया। उनमें प्रतिभा को पहचानने की अद्भुत दृष्टि है। हम सब जानते हैं और देख सकते हैं कि उनके द्वारा रजा पुस्तकमाला से छापे अधिकांश युवक लेखक और कवि समकालीन साहित्य में सम्मानीय स्थान रखते हैं। व्यक्तिगत और वैचारिक असहमतियों को परे रखकर इस तरह सार दर सार अर्थवान आयोजन करते रहना और इसके साथ ही अपनी कविता और अध्ययन के प्रति न्याय करते जाना, ऐसा किसी साधारण मनुष्य से तो संभव नहीं हो सकता। आज भी वो लगातार अपने पढ़े हुए पर कॉलम लिखते हैं। उनके निबंध पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि यह कवि का गद्य है। मानकर चलिए कि इस पूरे पदबंध में कवि शब्द अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उनके निबंधों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे दार्शनिकता और कविता एक दूसरे से गहन पत्र संवाद में मुब्तला है। आज भी जब उनसे मिलती हूँ, वे अपने द्वारा पढ़ी गई नई किताबों का जिक्र करते हैं। उन्होंने संस्थाएं बनाई, परंपराएं बनाई और उतने ही प्रेम से उन्होंने मुझ जैसे ना जाने कितने कवियों का मार्गदर्शन किया। मेरे लिए अशोक वाजपेयी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि में वे अपने ही व्यक्तित्व का बहुवचन है, एक बहुआयामी प्रकाश पुंज है। धन्यवाद। जी शुक्रिया लवली जी, आपके इस वक्तव्य के लिए अच्छा लगा। और इस बहाने कई सारी जो आपकी अनुभूतियां हैं या जो आपके भाव हैं वो साझा हुए। और यही उद्देश्य भी है किसी एकाग्र का कि हम अलग अलग पीढ़ियों
के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, सर्जक हैं, उनसे संवाद करें और इस बहाने किसी शख्सियत के जो विविध पक्ष हो सकते हैं उस पर चर्चा करें। यही हमारी ओर से कोशिश रहती है। और मित्रों, कुछ और चीजें जो हैं वो चित्रों के माध्यम से साझा होंगी। तो वे चित्र कुछ एक चित्र ही हैं, तो वे चित्र हम अभी देखते हैं जो लवली जी से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके बहाने भी जो कुछ एक संदर्भ आएंगे उनका भी अपना एक महत्व होगा, क्योंकि जिस तरह से अशोक वाजपेयी जी तमाम लोगों को जोड़कर चलते आए हैं, और आज से नहीं, बहुत वक्त से अपने अग्रजों को और अपनी बाद में अपनी या आज भी अपने समकालीन और पूर्ववर्ती पीढ़ियों के लेखकों को, और सिर्फ साहित्य में ही नहीं, संगीत हो, नृत्य हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, तमाम विधाओं में वे सजग रहे हैं। इसी तरह से जो हिंदी साहित्य की जो वैचारिकी है, जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं, उनको लेकर भी कई उपक्रम उनकी ओर से हुआ। गांधी मैटर्स के नाम से एक लंबी श्रृंखला भी चली, जिस पर भी हमने इस एकाग्र में चर्चा की। तो ऐसी कई बातें हैं। जी लवली जी कुछ कह रही हैं शायद? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने लगातार आयोजन किए हैं और इस बीच भी जिस तरीके से वे अपने कवि को सुरक्षित रख पाते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा अकल्पनीय है। इसीलिए मैंने उनके लिए ये शीर्षक चुना कि वो बहुआयामी है और वो देखने में एक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन जैसे वो अपने ही व्यक्तित्व का बहुवचन है। इसीलिए मैंने ये शीर्षक चुना था उनके लिए। बिल्कुल, और ये बहुत ही सटीक बात है, बहुत ही अच्छी और प्यारी बात है कि इतनी सारी सक्रियताओं के बीच जो किसी सर्जक का जो अपना मूल स्वभाव है उसको भी वह बचाए रखता है। कल भी गीत जी कह रहे थे और अच्छी बात कह रहे थे कि गद्य जो है कविता का विलोम नहीं है। तो भाषा भाषा है, गद्य हो या पद्य हो, उसमें किस तरह से हम अपनी कल्पनाशीलता से क्या नया जोड़ते हैं, परंपरा से बहुत सारी चीजों को लेते हुए, तो उसके भी एक बड़े उदाहरण है अशोक वाजपेयी जी, जिसमें अध्यात्म भी है, दर्शन भी है, विचार भी है, जीवन भी है, प्रेम भी है। आपने उन कुछ एक कविताओं की आज यहाँ उसकी चर्चा भी की। तो ये जो चित्र मैं ये भी मानती हूँ कि उनका जो गद्य लेखन है, उस गद्य लेखन में वो एक तरह से दार्शनिकता और प्रेम और अनुभूतियों के बीच एक किस्म का पत्र लेखन करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी उनके व्यक्तित्व का एक आयाम है, अगर आप उनको कहें। बिल्कुल। और वो चित्र हम दिखा रहे हैं, उसकी एक वीडियो फाइल। हाँ, तो ये जो अलग अलग आयोजन हैं जिसमें तमाम रचनाकार शामिल होते हैं, तो ये इसमें लवली जी भी उपस्थित रही। तो इसको लेकर किस तरह की भेंट मुलाकात रही, कैसे अनुभव रहे, ये सब थोड़ा सा साझा करें। इसके बहाने हम उन गतिविधियों पर भी चर्चा कर पाते हैं, यही उद्देश्य भी है। लवली जी, उन्होंने आज कविता का संचालन किया था, मुझे याद है, और संचालन करते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था कि जब भी मुझे लगता है कि कविता अब नहीं है या फिर कम हो रही है संसार से, तो मैं स्त्रियों की तरफ देखता हूँ और मुझे लगता है कि स्त्रियां ही हैं जो आज ज़्यादा अच्छा लिख रही हैं, पुरुषों से अधिक अच्छा लिख रही हैं और कविता को संभाल के रख रही हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब उन्होंने संचालन करते हुए कहा। वहाँ पे अनामिका जी भी थी। तो और एक ये भी बात है कि वो सामने यानी दिल्ली के आसपास के कवियों को जब बुलाते हैं और मुझ जैसे एक कवि को बुलाते हैं, या फिर सुदूर झारखंड से या फिर यूपी के किसी गांव से एक कवि को बुलाते हैं, तो ये जो उनकी दृष्टि है चीजों को समझने की, लोगों को समझने की और संभावनाएं देखने की, ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। जी, और मित्रों, इस आज कविता की जो यह श्रृंखला हुई, जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह
23 नवंबर 2017 को हुई थी, लेक्चर हॉल 2, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, एनएक्सी में, नई दिल्ली में। और जो अभी बात बतला रही थी लवली जी, या अनामिका जी आई दिल्ली से, संगीता गुंदेचा जी आई भोपाल से, और बाबूशाह कोहली जबलपुर से, और स्वयं लवली गोस्वामी जी बेंगलुरु से उपस्थित हुई। कुछ और चित्र हैं, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं और उसके भी संदर्भ को जानते हैं। लवली जी। हाँ, ये बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल का चित्र है। तो इसमें अशोक जी से मैं पहली बार रूबरू मिली थी। उसके पहले मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विशेष संवाद उनसे मेरा हुआ था। तो उनसे मैं कविता के बारे में बात करने के लिए मुझसे कहा गया था, तो हमने 2-4 मिनट कविता के बारे में बात की। फिर वो अपने अनुभवों के बारे में बताते रहे। ये उसी वक़्त का चित्र है। साल तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 2017 रहा होगा, ऐसा लगता है। जी, तो वे कुछ अनुभव किस तरह उन अनुभवों को बयान कर रहे थे? कोई ऐसी बात जो आपकी स्मृति में टकी रह गई हो, तो वह भी कुछ कहें, चूंकि वह अब। हाँ, इस मुलाकात में मुझे एक अनुभव हुआ और वो अनुभव टिका रहा। जैसे आप समझिए कि जब भी हम अशोक वाजपेयी के बारे में पढ़ते थे और दूसरों से सुनते थे, तो यही लगता था कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। लगता था उनमें बहुत अनुशासन होगा, लेकिन वो जब भी मिले इतने सहज लगे। और उम्र में समझिए 50 साल से भी अधिक का डिफरेंस है, फिर भी वो हमेशा एक दोस्त की तरह मिले, एक गरिमामय दोस्त की तरह अगर आप कहें। तो कभी नहीं लगा उन्हें और मंगलेश डरवाल को देखकर हमेशा ये लगता है कि जैसे आप किसी बहुत ही अनुभवी मित्र से मिल रहे हो। ऐसा कभी नहीं लगता कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसने अपने अनुभवों को एकदम सुस्त कर दिया है। तो ये बात मुझे उस मुलाकात में महसूस हुई थी, मुझे इस बात की अनुभूति हुई थी। जी मैंने उनमें तरंगता देखी और सहजता देखी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, और यह निश्चय ही एक बड़ा गुण है। और जब हमारी पीढ़ी के कई लोगों में हम देखते हैं कि उस तरह से संवाद धर्मिता नहीं है, या एक बेवजह की चुप्पी है, ऐसे में अशोक वाजपेयी जी एक सेतु का काम भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और कम से कम उन साहित्यिक कार्यक्रमों, आयोजनों के बहाने लोग मिलते हैं और कई गांठें भी खुलती हैं। तो जी। एक आयोजक सर्जकों के भीतर कई तरह की बातें होती हैं, तो उसको भी एक मंच देता है, और उस खुले माहौल में स्वयं भी इस खुले मन के साथ प्रस्तुत होता है कि कई कई लोग बाद में उन जगहों पर जाकर अच्छे दोस्त बनते हैं, और एक जो एक सकारात्मक माहौल है साहित्य का, वह कहीं ना कहीं इस बहाने भी निर्मित होता है। जी जी, ये मुझे लगता है उसी अवसर के चित्र होंगे, यह वाला भी। हाँ, ये वाला उसी जी अवसर का है। जी जी। और हाँ, इस चित्र को लेकर भी कुछ कहें लवली जी। हाँ, इस चित्र लेकर कार्यक्रम के बाद जब सीढ़ियों से उतरकर मैं उन्हें नीचे छोड़ने जा रही थी, ये उस वक़्त का चित्र है। और ये जो बगल में स्त्री खड़ी हैं, इन्होंने उनसे पूछा कि बैंगलोर में कविता वाले समूह कौन-कौन से हैं? मतलब हम किनसे बात करें, किनसे जानें कविता के बारे में? तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि इनसे जानिए। तो मैं थोड़ा सकपका गई, क्योंकि मैं फॉर्मल समूह तो चलाती नहीं थी कविता का, लेकिन हम कुछ दोस्त कभी-कभी एक जगह मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। तो ये बात अशोक जी को मैंने बताई थी और उन्होंने तुरंत ये बात याद रख ली अपने दिमाग में। तो उसके बाद जो कोई भी मिला उन्होंने कहा कि अगर आपको कविता से जुड़ना है तो इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए। वाह तो वाह। ये उस वक़्त की तस्वीर है। जी। जी, बहुत सुखद। तो अपनी जो एक प्रत्युत्पन्न मति है कि लगातार, मतलब तत्काल जो कुछ ह्यूमरस बातें हैं, और उसके जी। पीछे भी एक अर्थ है, उसे भी हम देखते हैं। अभी एक और चित्र है जिसमें मैं भी रहा, तो उसमें भी हमने देखा विगत वर्ष में, युवा 2022 में, कैसे अलग अलग अवसरों पर वे चुटकियां लेते हैं, और उसका भी बड़ा एक
साहित्यिक फ्लेवर होता है उन चुटकुलों का। मैंने कहा कि हम वो सभी दोस्त की को तरह पेश आते हैं, एक मित्र की तरह। है। भले ही हाँ भले ही आप कहिए कि वो हमसे उम्र में इतने बड़े हैं, लेकिन उनसे आप अपनी असहमतियाँ कहने में या फिर उनसे कुछ ऐसा कहने में जो कि तुरंत प्रिय ना लगे, कभी डर नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि कुछ कह देंगे और वो उसको लेकर बैठ जाएँगे। तो ये चीज़ कभी नहीं आती। जी। और जब यह हमारे साथ हमारे पार्श्व में युवा 2022 का यह चित्र है, तो इससे जुड़े अनुभव बताएं कि किस तरह अलग अलग विषय देकर लोगों को, रचनाकारों को अशोक जी एक जिम्मेदारी भी देते हैं और जी। सही मायनों में कोई आयोजन अपनी ऊंचाई को प्राप्त करे, इस पर भी नजर रखते हैं। तो इस पर भी कुछ अपनी राय रखें लवली जी। जी, वो हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह है। जब भी वो हमें युवा कार्यक्रम में बुलाते हैं, कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ने और लिखने में क्या तकलीफ है? आखिर पढ़ने और लिखने के लिए हम आपको आने-जाने का खर्चा और इतने पैसे भी दे रहे हैं। इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर आपको कोई इतने सारे सुविधा के साथ कोई पढ़ने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? और मुझे लगता है ये सच भी है। वो इतनी सुविधा के साथ हमसे सिर्फ़ इतना कहते हैं कि आप एक किताब पढ़िए और उस किताब पर अपने विचार लिखकर हमको बताइए। तो इस तरह से वो पता नहीं उनको इस बात का क्या फ़ायदा है, या मैं कहूँ कि एक परंपरा का निर्माण वो करना चाहते हैं, ये बात तो मैं समझती हूँ। लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत लक्ष्य इसमें या उद्देश्य नहीं है। फिर भी वो हर साल लगातार निस्वार्थ भाव से ये आयोजन करते जा रहे हैं। और करने के बाद वो इसी तरह चुटकी लेते हुए मज़ाक में कहते हैं कि आपको तो किताब पढ़ने के पैसे मिले, अब इसमें और क्या चाहिए? मतलब एक अच्छा काम करने के लिए भी आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये बातें हैं। अच्छा लगता है। हर साल वो हमको इसी जी तरह बुलाते हैं, विषय देते हैं और हम सब भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस विषय के साथ हम न्याय कर पाएँ। तो ये है। वो अधिकतर वो कवियों को इनवाइट करते हैं जो कि साधारणतया निबंध नहीं लिखते, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में हमको निबंध ही लिखना पड़ता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक अभ्यास की तरह भी हो जाता है। जी ये बिल्कुल। कार्यक्रम 2022 का है, जिसमें उन्होंने अन्य भाषाओं के कवियों के काव्य पर युवा कवियों को टिप्पणी करने के लिए कहा था। तो मुझे उन्होंने रमाकांत रथ पर लिखने को कहा था, जो उड़िया भाषा के कवि हैं और मैंने उन पर लिखा। फिर अशोक जी ने सभी के पढ़ने के बाद सभी पर टिप्पणियाँ की और बताया कि हमको किस तरह से बात रखनी चाहिए, किस तरह से आलोचना लिखने का सही तरीका होता है। तो इन सब बातों पर वो काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे और उन्होंने हमेशा ही हम सबका मार्गदर्शन किया। ये अच्छा लगा मुझे। और मुझे याद आ रहा है कि उन्हीं रमाकांत रथ पर जब वे अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने यह बात भी लोगों को याद दिलाई कि किस तरह से वे साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के लिए चुनाव चुनाव में लड़े थे और परस्पर विरुद्ध होकर चुनाव लड़े थे और रमाकांत रथ जीते भी थे। वह एक अलग बात है, लेकिन अ, फिर भी उससे उन्होंने उसे इतर, हाँ उससे इतर कितनी सारी टिप्पणियां जो हैं अलग अलग अवसरों पर हमने पढ़ी हैं अशोक जी की, जो वे रमाकांत रथ के कविता संसार पर करते हैं। तो यह भी एक सीखने वाली बात है कि जी। व्यक्तिगत चीजें एक तरफ हैं और ठीक है, साहित्य में अगर वह कोई चुनाव की बात हो रही है, कोई एक चुनाव हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, वह अपनी जगह है, मगर उससे एक दूसरे के लिखे को लेकर जो एक दूसरे के मन में जगह है वह कमतर ना हो। तो ऐसे जी। एक उदाहरण लोग अभी जो कि तांत्रिक रमाकांत जी घटना का बहुत सम्मान करते हैं। जी बहुत जी लोग करते हैं विरोधियों और का, हाँ हाँ, उनके उनके सामने भी अगर आप उनके विरोध में उनसे असहमत होकर कुछ कह दें, तो वो उतनी ही उदारता से उसका भी समर्थन करेंगे कि हाँ, ये आपका अधिकार है कि आप बोल सकते हैं। तो जो बोलने का अधिकार यानी कि असहमत होने का जो अधिकार है, उन्होंने हमेशा हम सबको दिया है। ये भी उनके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक आयाम है, जो मुझे अच्छा लगता है। और मित्रों, अब हम लोग कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ चले हैं।
कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगी चलते चलते लवली जी? कोई और ऐसी बात जी, कोई ऐसी घटना जो आपको और याद आ रही हो जो हाँ, शायद आप साझा करेंगे? उन्होंने एक बार भारत भूषण देने से मना कर दिया था और कहा कि मुझे युवा कवियों में कोई ऐसा योग्य लगा ही नहीं, किसी की कविता ऐसी योग्य लगी ही नहीं कि हम उसको भारत भूषण दें। वो एक वाकया था जिसने मुझे कविता लिखने को प्रेरित किया। मन में कहीं एक चाह जरूर थी कि किसी दिन अशोक जी बोले कि लवली तुम्हारी ये कविता अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, मेरे कविता लिखने की शुरुआत करने के पीछे एक कारण अशोक वाजपेयी थे, या फिर ऐसा कहें कि मैं लिखना चाहती थी, मैं लिखती थी, लेकिन मैं पब्लिश होने कभी नहीं देती थी। लेकिन उनके इस वाक्य ने, इस घटना ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं भी पब्लिश होने दूं, कि मैं जानूं और देख सकूं कि वो क्या कहते हैं इस कविता पर। तो जब रजा फाउंडेशन से मेरी किताब आई तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि भले ही शब्दों में ना सही, लेकिन उनके एक्शंस ने कहीं ना कहीं ये जाहिर किया है कि उन्हें मेरी कविता थोड़ी तो पसंद आई, आखिर तभी उन्होंने किताब के लिए हाँ कहा। तो ये मेरे लिए एक अस्वस्थिकारक घटना थी। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रही हैं। और मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समापन की ओर चलते हैं, मगर उसके पूर्व एक कविता जो है अशोक जी की सुनते चलते हैं। बड़ी ही अलग हटकर यह कविता है और संबंधों के बीच जो दूरी है या जो अनकहापन है या एक दूसरे को न समझने की जो स्थिति है, इस पर यह कविता है, चोट करती है और करीने से बहुत ही महीन तरीके से यह कविता अपनी बात रखती है। और इसका शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है, विपर्य। मैं उसका पाठ करता हूं। विपर्य। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस समय आपका चुप रहना ठीक नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस समय आपका चुप रहना ठीक नहीं, पर कहता हूं बहुत दिनों से आप इस तरफ आए नहीं। पर कहता हूं बहुत दिनों से आप इस तरफ आए नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस मुकाम पर हमारा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना आत्मघातक होगा। पर कहता हूं इन दिनों सुबह की सैर फायदेमंद होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमको उनके लिए कुछ अड़ंगे तो खड़े करना चाहिए। पर कहता हूं आजकल सड़कों की हालत बड़ी खराब है। न मैं कह पाता हूं न वे समझते हैं। अपने अपने शब्दों की कगार पर ठिठके हम खड़े हैं। अपने अपने शब्दों की कगार पर ठिठके हम खड़े हैं। तो ऐसी स्थितियां, ऐसी अजीबोगरीब स्थितियां अजनबियत को लेकर या कहीं ना कहीं मूल्यों की के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें कमी आती जा रही है, उसको लेकर, या जो हमारा अपना नागरिक धर्म है उसमें जिस तरह की गिरावट आ रही है, उसको लेकर कभी किस तरह से अपनी बात यहां पर रख रहा है। वह जो पूरी जो स्थिति का जो विरोधाभास है अंदर और बाहर का, वह भी हम यहां देख रहे हैं कि बड़े ही सधे रूप में और बहुत ही आसान बुनावट के साथ अशोक जी इस कविता को संपन्न करते हैं। लवली जी, अच्छा लगा आप आई और आज की यह कड़ी संपन्न हुई आपके वक्तव्य के साथ। आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी शुक्रिया। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।